सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर में अलवर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर गोपालगढ़ थाने के एसएचओ सुरेंद्र सिंह को ट्रैप किया गया है। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। मुकदमे से नाम हटवाने के एवज में यह रिश्वत की मांग की गई थी। मारपीट के मुकदमे में नाम हटाने के एवज में यह रिश्वत की मांग की गई थी। 10 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे गए थे। एएसपी विजय सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमर के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। तो भरतपुर से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अलवर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और गोपालगढ़ थाने के एसएचओ सुरेंद्र सिंह को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। एक मुकदमे से नाम हटाने के एवज में यह घूस एसएचओ ले रहा था। दीपक पुरी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी है, कैसे सफलता मिली एसीबी को? देखिए अभिषेक, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि गोपालगढ़ जो थाना प्रभारी हैं और उनकी रीडर है, उनके द्वारा परिवादी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जो आरोपी थे मुकदमे में उनको जल्द पकड़ने और जो और अन्य आरोपी थे उनको निकालने की एवज में लगातार 10 लाख रुपए की जो थाना अधिकारी रीडर है वो उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। तो परिवादी ने अलवर एसीबी से संपर्क किया और जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी है अलवर, वहां संपर्क किया। उसके बाद में जो एसीबी की टीम है उसके द्वारा सत्यापन कराया गया और सत्यापन कराने के बाद जो है 1.5 लाख रुपए की जो राशि है उसको लेते हुए रंगे हाथों थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह और उसकी जो रीडर है सोनिया, दोनों को दबोचा गया है। अलवर टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। 1.5 लाख रुपए की राशि लेते हुए दोनों थाना अधिकारी और जो रीडर है उनको दबोचा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यापन के दौरान भी इन्होंने 2000 रुपए की रिश्वत जो राशि है वो ली थी और बताया जा रहा है कि मारपीट के मुकदमे में नाम हटाने की एवज में और लगातार जो आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी की एवज में ये राशि मांगी जा रही थी। हालांकि दोनों परिवादी जो है आरोपी मुलजिमों को जल्द पकड़ने के लिए जो परिवादी है उससे राशि मांगी जा रही थी और जो मामले में आरोपी था उससे भी राशि मांगी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं दोनों से जो है रिश्वत। चलिए, बिल्कुल दीपक, तो एक बहुत बड़ी सफलता एसीबी को मिली है और एसएचओ को ट्रैप किया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं कोरोना की मार झेल रही अर्थव्यवस्था की, जिसमें नई जान फूंकने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 8 राहतों की घोषणा की, जिनमें से 4 बिल्कुल नई होने का दावा किया। वित्त मंत्री ने कुल 6,28,993 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत की घोषणा की। कोरोना की मार, सरकार का मरहम, अर्थव्यवस्था को फिर से राहत पैकेज। 8 राहतों की घोषणा, 4 बिल्कुल नई। अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज। 8 such measures being announced under the category of relief, 4 of which are absolutely new. यकीनन ये बूस्टर डोज ही है जिसके जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने की कवायद जारी है। सोमवार को जिन राहत पैकेजेज की घोषणा की गई उसमें स्वास्थ्य, रोजगार, टूरिज्म, छोटे उद्योग और कृषि को सहारा देने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किया गया कोरोना से प्रभावित सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पर। Total to 1.1 lakh crore guarantee which is being given for particularly COVID affected sectors. सुना आपने, वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। Health sector with a 50,000 crore cover receives attention for scaling up medical infrastructure. चलिए अब विस्तार से जान लीजिए कि इकोनॉमिक रिलीफ के तहत क्या क्या हुआ। मसलन कोविड से प्रभावित सेक्टर के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की गई है, जिसमें से हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि अन्य सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए 100 करोड़ तक के लोन पर 7.95% सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगा, जबकि अन्य सेक्टर्स के लिए ब्याज की दर 8.25% से ज्यादा नहीं होगी।
हेल्थ सेक्टर के अलावा छोटे उद्योगों को सहारा देने की कोशिश की गई। वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया। अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। इसके अलावा कई सेक्टर्स के लिए बड़े ऐलान किए गए, जिसमें टूरिज्म सेक्टर में टूरिज्म गाइड के लिए 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन का प्रावधान है और 5 लाख टूरिस्ट के लिए फ्री टूरिस्ट वीजा दिए जाने की बात है। वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कर दी गई है। डिजिटल इंडिया योजना के तहत 19,041 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसके तहत देश के सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर 2021 तक कर दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन की कोशिशों से बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट में उसने सोमवार तड़के एक और ड्रोन हमले की कोशिश की। हालांकि यह कोशिश उसकी नाकाम हो गई। बता दें कि शनिवार को ड्रोन के जरिए विस्फोट करने की नापाक कोशिश कामयाब हो गई थी। उस हमले में अब कई खुलासे हो रहे हैं और NIA ने इसकी जांच भी तेज कर दी है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन ड्रोन हमला मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो नए खुलासे हुए हैं, उसमें पता चला है कि हमले वाले ड्रोन सीमा पार से ऑपरेट किए जा रहे थे। हमले में हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव यानी RDX या TNT का इस्तेमाल किया गया था और गूगल अर्थ के जरिए लोकेशन की रेकी की गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि मौके से ड्रोन के टुकड़े बरामद नहीं हुए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हमले के बाद दोनों ड्रोन वापस सुरक्षित लैंड हो गए। भारत में यह पहली बार हुआ है कि जब आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां आतंक फैलाने के नए तरीके को लेकर चिंतित है और इसका काट ढूंढ रही है। We are quite concerned about drones being applied in this domain, and therefore we have been continuously working on countering drone technology, and you will be happy to know that our own DRDO has made some success and have demonstrated their capability to counter these drones. दरअसल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार देर रात 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ, जबकि दूसरा ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ था। इनमें से एक धमाका छत पर हुआ, जिससे छत को नुकसान पहुंचा है। बता दें, इसके अलावा जम्मू में एक और ड्रोन हमले की कोशिश की गई। ये साजिश सोमवार तड़के जम्मू के कालचूक मिलिट्री स्टेशन को निशाना बनाने की थी, लेकिन मुस्तैद जवानों ने ड्रोन पर 20 से 30 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद ड्रोन मौके से गायब हो गए। आतंक फैलाने की नई कोशिशों से साफ है कि पाकिस्तान किस कदर जम्मू कश्मीर में लौट रहे अमन चैन से बौखलाया हुआ है और आतंक फैलाने के लिए हर जुगत अपना रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान की इस नई चाल से चौकन्ना हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों ने कायराना हमले को अंजाम दिया। इस हमले में एक SPO शहीद हो गए, जबकि हमले में गोली लगने से SPO की पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। हमले के बाद पुलिस हमलावर आतंकियों को सरगर्मी से तलाश कर रही है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद आतंकियों ने एक और कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जिसमें आतंकियों ने पुलवामा में SPO फयाज अहमद पर घर में घुसकर हमला बोल दिया। हमले में SPO फयाज अहमद शहीद हो गए, जबकि हमले में SPO की पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। हमले में शहीद SPO फयाज अहमद को सोमवार को अंतिम विदाई दे दी गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। हमले में शहीद SPO के परिवार वालों को IGP कश्मीर विजय कुमार ने भी
उनके घर जाकर सांत्वना दी और हमलावर आतंकियों को जल्द सबक सिखाने का भरोसा दिया। बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। कुछ जानकारी आईजीपी विजय कुमार ने इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के शामिल होने का अंदेशा जताया। ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश-ए-मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये देश का ही होगा। बता दें कि बीती रात करीब 11 बजे आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर हमला किया था। उस समय आतंकियों ने एसपीओ के साथ उनकी पत्नी और बेटी पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी। इस हमले के बाद अस्पताल जाने के दौरान एसपीओ और उनकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि अस्पताल में भर्ती उनकी बेटी ने सोमवार सुबह दम तोड़ दिया। अब इस आतंकी वारदात पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। जम्मू कश्मीर में जब से डायलॉग शुरू हुआ है, जब से माहौल साजगार हुआ है, जब से वहाँ तरक्की के रास्ते पर जम्मू कश्मीर बढ़ा है, कई ऐसी ताकतें हैं, खासकर पाकिस्तान में बैठी हुई ताकतों को जम्मू कश्मीर का अमन अमान पसंद नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में तेज हो रही अमन की कोशिशों के बीच आतंकी बौखला गए हैं और वो जम्मू कश्मीर को फिर से आतंक के उसी दौर में लौटाने की कोशिश में हैं। लेकिन घाटी में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से ऐसा हो नहीं पा रहा है। सुरक्षा बल के जवान लगातार आतंकियों को ढेर करने में जुटे हैं और देर सवेर एसपीओ के गुनाहगार भी कानून की पकड़ में आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।